हम्म। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक कॉइल में हम करंट चेंज करें तो नियर बाई कॉइल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंगली सेकेंडरी से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट होती है, उसमें करंट इंड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। आज की डेट में हम लोग जो वाईफाई यूज कर रहे हैं, जो कार्डलेस फोन यूज कर रहे हैं, जो रिमोट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये सभी म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात हुई थी तो म्यूचुअल इंडक्शन का एक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आती है। फार्मूला है m इज इक्वल टू माइनस E2 अपान डेल I1 बाई डेल टी। ये आया कहां से था? प्राइमरी में जब आप करंट वेरिएशन ले रहे थे तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ था दैट वाज द मेजर थ्रू फैराडे फर्स्ट लॉ। वहां से आपने लिखा था ईएमएफ इन सेकेंडरी एज द माइनस एम डेल I1 बाई डेल टी। ये था प्राइमरी का करंट वेरिएशन सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक थ्योरम आता है कॉल्ड द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो अगर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात करें तो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एज अ कॉइल 1 एंड एज अ कॉइल 2, अगर हमने 1 में करंट दी, करंट वेरिएशन स्टार्ट किया, तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 ड्यू टू 1 एंड वाइस वर्सा। अगर हम सेकेंडरी में करंट वेरिएशन स्टार्ट कर दें तो प्राइमरी में फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा और प्राइमरी से करंट इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2। तो इसमें से किसी एक को प्राइमरी बनाए, किसी को सेकेंडरी, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस की कि किसको प्राइमरी बनाना चाहिए, किसको सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी फर्स्ट को प्राइमरी बनाए और सेकेंडरी में करंट इंड्यूस को स्टडी करें और वाइस वर्सा, तो हम देखते हैं कि जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो इक्वल है। M12 इज इक्वल टू M21। हम ये नहीं कह रहे कि 1 में करंट वेरिएशन शुरू करेंगे तो सेकेंडरी में जितनी करंट प्रोड्यूस होगी उतनी ही करंट 1 में आएगी। मीन्स सिर्फ इतना है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो 1 से 2 में हो या 2 से 1 में हो, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो इंड्यूस करंट का अमाउंट कम या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कॉफिशिएंट जो म्यूचुअल इंडक्शन के आएंगे ये दोनों में इक्वल होंगे। तो M12 इज इक्वल टू M21। और ये जो M12 और M21 होता है ये प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ठीक है, प्राइमरी में कितना है, सेकेंडरी में कितना है। अब सेकेंडरी को प्राइमरी बना दीजिए, प्राइमरी को सेकेंडरी, तो N1 N2 N2 N1 हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना चाहिए मोशनल ईएमएफ। अगर हम एक मेटेलिक रॉड को लेके मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें तो उस मेटेलिक रॉड से जो फ्लक्स वेरिएशन होगा, उस फ्लक्स वेरिएशन की वजह से करंट इंड्यूस होगी। इस करंट को हम या यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको हम मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। तो मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड ए बी को मूव कराने वाले हैं। देखिए दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड और हमने एक रॉड लिया, आप सम लेंथ एल, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर इसको हम रन कर रहे हैं लेके इन अ मैग्नेटिक फील्ड आप वैल्यू बी, तो आप ऐसे सोचो कि ये फ्लक्स कट कर रहा है। फ्लक्स कट करने की वजह से इसके क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं। तो अगर इसके एंड के क्रॉस एक वोल्टमीटर हम लगा दें तो हम उस ईएमएफ या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मोशनल ईएमएफ को। आप ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज रनिंग विद द वेलोसिटी v एंड कवरिंग x डिस्टेंस इन सम टाइम t। तो थोड़ी देर में यहाँ आके अपियर हो जाएगा। अगर यहाँ आके अपियर होगा एंड दिस इज ऑफ लेंथ l, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी द माइनस n डेल फाई बाई डेल टी। माइनस छोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू लेंथ लॉ, n छोड़ दीजिए एज अ नंबर ऑफ टर्न, डेल फाई बाई डेल टी आपके पास है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन। तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल टी।
डेल बाई डेल टी, फाई की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया, बी तो कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है। पहले रॉड की जो ब्रेथ है वो 0 लेते तो एरिया आप रॉड 0 हो जाता, बट जैसे ही एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल के बीच में एल इंटू एक्स, इतना एरिया ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास बी कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। नाउ चेंज इन एरिया पर सेकेंड, पहले रॉड का एरिया 0 था, अभी एक्स डिस्टेंस कवर करके पहुंचा है, तो जो एरिया इन्फ्लुएंस्ड है विल बी द एल इंटू एक्स। तो यहाँ जो एरिया है मीन्स बी डेल बाई डेल की, जो एरिया है वो हो जाएगा एल इंटू एक्स। एल लेंथ ऑफ द रॉड है और एक्स जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉड है इन टी सेकेंड्स और इन टी टाइम। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े लेकर के इसको, तो ये हो जाएगा बी, नाउ लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, एक्स वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, so this is the del x by del t. Now del x by del t will be the velocity of rod, so it is the v, become blv, याद करते हैं bbl मीन्स अगर b मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर हम एल लेंथ के रॉड को लेके रन कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा विल बी द बीवीएल। और अगर एट एनी एंगल पर होते थे तो यही ईएमएफ आप लेते तो इंड्यूस्ड जनरल इक्वेशन लिखा है, तो दिस विल बी द बीवीएल साइन थीटा, जबकि हम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर लेके रन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जनरली थीटा नहीं होता है, तो दिस बिकम्स द बीवीएल। तो जब एक रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, आप वैल्यू बीवीएल साइन थीटा। इसको दूसरे तरीके से भी डिराइव करते हैं, जैसे क्लास 11 में था, आप सॉरी क्लास 12 में था, आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप रॉड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अगर उनको देखें, जैसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हम एक इलेक्ट्रॉन को देखें, तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे ही हम रॉड को लेके रन करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन अ रॉड वी वेलोसिटी से रॉड में ही मेंटेन है, तो अगर वी वेलोसिटी से रॉड रन कर रही है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी वी वेलोसिटी से चल रहा है। तो रनिंग इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो आप लॉरेंज फोर्स की जो बात करते थे, उस लॉरेंज फोर्स के लिए आप सॉरी फ्लेमिंग क्रिप्टन, ठीक है, लॉरेंज फोर्स की बात करते थे, बीक्यूवी साइन थीटा, रनिंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो आप इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड लगाइए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया दिस, ये हो गया रनिंग डायरेक्शन, तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन, बट ये फोर्स की डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो डाउन साइड, यानी जैसे ही हम इस रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके दौड़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक डाउन साइड मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगेगा, बी क्यू वी साइन थीटा, बीक्यूवी साइन थीटा। चलिए परपेंडिकुलरली भाग रहा है तो बीक्यूवी हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही मेटेलिक रॉड को लेकर हम दौड़ेंगे, इसमें सिचुएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, आप वैल्यू बीक्यूवी, बी इज द बी, क्यू की जगह हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर ली और वी की जगह हो जाएगा रनिंग वेलोसिटी ऑफ रॉड। इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चल दिया, यानी इलेक्ट्रॉन जितने फ्री होंगे वो ए से बी की तरफ चलेंगे, तो जो बी एंड है वो नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा, जो ए एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रॉड क्रिएट हो जाएगी फ्रॉम प्लस टू माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगी, आप वैल्यू क्यूई, मीन्स इलेक्ट्रॉनों के मोमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है रॉड में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रनिंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आ रहा है जो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो हो जाएगा क्यूई, हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की है ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई। नाउ ई इज द चार्ज और ई होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज ईएमएफ अपॉन लेंथ,
लेंथ इज द लेंथ L, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन तब तक नीचे आते रहेंगे जब तक कि ये दोनों कंपनसेट ना हो जाए। यानी जैसे ही रॉड को लेकर हम दौड़े, मैग्नेटिक फोर्स ने इलेक्ट्रॉन को डाउन साइड ड्रिफ्ट कर दिया, डाउन साइड निगेटिव, अप साइड पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इतना सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इंड्यूस हो चुका था कि इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग रुक गई। जब इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग रुकी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिकल फोर्स के बराबर हो चुका था। ऐसा अगर करें तो हमारे पास हो जाएगा E टाइम्स EMF अपॉन L इज इक्वल टू BeV। E एंड E कैंसिल हुआ, L फेंकिए उधर, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी एज द BVL। मीन्स यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया एज द BVL। तो हमने दूसरे मेथड से भी निकाला कि जो रनिंग मेटेलिक रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, उनके क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उस ईएमएफ की वैल्यू BVL होगी। और अगर एट एन एंगल थीटा पर रनिंग है तो उस केस में ये BVL साइन थीटा होगा। यहाँ एक और डेरिवेशन हमें देखना होता है कॉल्ड रोटेशनल ईएमएफ। अगर हम एक रॉड को रोटेट कराएं इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो भी तो फ्लक्स कट होगा, और फ्लक्स कट होने की वजह से उसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मीन्स हमारे पास दूसरा है रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ, अगर हमारे पास एक रॉड है आप सम लेंथ, और उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने वाले हैं। दिस इज अ रॉड AB, और इसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराने वाले हैं लाइक दिस। तो यहाँ भी तो फ्लक्स कट होगा, अकॉर्डिंगली एक ईएमएफ आएगा। ईएमएफ की वैल्यू आप लिख सकते हैं डेल पाई बाई डेल टी। फ्लक्स वेरिएशन की काउंटिंग अगर आप कर रहे हैं पर सेकेंड तो आप ईएमएफ की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो नाउ डेल पाई बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी, ठीक है। फाई बी इंटू ए, ओपन कर दीजिए, बी इंटू ए, बी बाहर कर लीजिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। अगर रॉड को ना रोटेट करा के मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट कराते तो ए बाहर हो जाता और डेल बी बाई डेल टी, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन कराता, उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता। तो या तो रॉड को रोटेट कराइए सो दैट इट कट द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट कराइए। तो यहाँ हम लोग एरिया वेरिएशन ले रहे हैं, तो बी बाहर कर लीजिए। नाउ बी को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा डेल ए बाई डेल टी। एक कंप्लीट सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो पहले रॉड का एरिया ऑक्यूपाइड 0 लेते हैं, लेकिन जब एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगा तो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमारे पास एल है, लेंथ ऑफ द रॉड, तो चेंज इन एरिया विल बी द पाई एल स्क्वायर, और डेल टी एक कंप्लीट सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा। यहाँ से टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई डेल टी की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो आपको रोटेशनल ईएमएफ की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर वैल्यू पुट करें तो दिस इज द बी and del A is the pi L square upon del T. Del T is the 2 pi by omega, 2 pi by, ठीक है, this is L square, 2 pi by omega, omega comes here. Now pi and pi cancel हुआ, this is the half B L square omega. तो अगर हम एल लेंथ के वायर को या मेटेलिक रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएं तो जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होगा उसके एंड पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा
उस ईएमएफ की वैल्यू होगी 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। अगर आप इस रॉड के लेंथ के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाए तो ये वोल्टमीटर इस ईएमएफ को मेजर करेगा। अगर आपको कभी जानना है कि इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कौन पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, कौन नेगेटिव पोटेंशियल, तो आप इस रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर करिएगा, उसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको पॉजिटिव चार्ज से चलने की डायरेक्शन पता चलेगी, तो नेगेटिव वाला डाउन साइड जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव टर्मिनल किधर है और पॉजिटिव टर्मिनल किधर है। अब अगर इसके क्रॉस हम शंटिंग कर दें, एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर दें, तो तुरंत उस रेजिस्टेंस से एक करंट फ्लो करने लगेगी। आप उस करंट की वैल्यू लिख सकते हैं ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस। ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस, ईएमएफ आप निकाल चुके हैं 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, रेजिस्टेंस आपको दिया जाएगा। इतनी करंट इसके क्रॉस इंड्यूस हो जाएगी। इसकी बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि रेल की दो ट्रैक हैं और उनको साल्ट कर दिया गया है। उन रेल ट्रैक पर अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में जो दो पहिए हैं उनको जोड़ने वाली जो एक्सेल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रही है, तो उसके एक क्रॉस ईएमएफ बताइए, उससे जो फोर्स काम कर रहा है वो बताइए, फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए। जैसे जो प्रॉब्लम है वो हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन, ये हमारे पास ट्रैक 1 है, हमारे पास ये ट्रैक 2 है, हमने इसको स्टार्ट कर दिया है विद द रेजिस्टेंस, ठीक है। मीन्स हमारे पास एक मेटेलिक रॉड ये है, हमारे पास दूसरी मेटेलिक रॉड ये है, और हमने इसको आर रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर रखा है। अब इसके ऊपर हम एक रॉड ए बी रन कराने वाले हैं और ये ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में है। मीन्स ये रॉड हो गया ए बी हो गया, आप लेंथ एल हो गया, और यहाँ ऑर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप ऑर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया जाएगा। अभी अगर हम इस रॉड को स्लाइड कराएं तो स्लाइड कराते ही फ्लक्स वेरिएशन शुरू होगा। फ्लक्स वेरिएशन होते ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस ईएमएफ से इंड्यूस होते ही इसमें एक करंट सर्कुलेट कर जाएगी। तो जब ट्रैक पर ट्रेन रन करती है तो पहियों के बीच जो एक्सेल होता है उसके क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कट हो रही है विद द एक्सेल इन बिटवीन द टू व्हील्स, ट्रेन के एक साइड और ट्रेन के दूसरे साइड के बीच में जो एक्सेल है। फिलहाल क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास दो रॉड हैं, उन दो रॉड को एक रेजिस्टेंस के थ्रू साल्ट किया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। नाउ रॉड ए बी इज स्लाइड ओवर द रेल, तो बताइए इसमें ईएमएफ कितना होगा, इसकी करंट कितनी होगी, इस पर फोर्स कितना लगेगा, एंड सो ऑन। तो अगर हम आगे बढ़े तो स्टेप 1 आपको पता है एल लेंथ का है, एच मैग्नेटिक फील्ड में अगर बी वेलोसिटी से स्लाइड होने वाला है तो आपको पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एंड पर आएंगे और इसमें जो पॉजिटिव है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, पॉजिटिव ऊपर जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे उतने का पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो ये रॉड जो ए बी है ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा जिसका अपर एंड पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर एंड नेगेटिव हो जाएगा, और इस रॉड का रेजिस्टेंस अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो रेजिस्टेंस 0 ले लेते हैं। यानी जो ए बी है उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाई अ सेल ऑफ ईएमएफ ई। लोअर टर्मिनल नेगेटिव कर लिए, अपर टर्मिनल पॉजिटिव कर लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड डॉट दिया होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब अपर एंड नेगेटिव, लोअर एंड पॉजिटिव होगा। तो यहाँ अभी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स डाउन साइड ड्रिफ्ट करेंगे, तो डाउन साइड मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल पर हो गया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो गया, तो इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ सेल। और अगर इसका रेजिस्टेंस दिए होंगे रॉड का तो उस रेजिस्टेंस को आप एज ए स्मॉल आर चीज कर लीजिए। यानी रॉड ए बी अगर एच मैग्नेटिक फील्ड में रन करने वाली है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू जाएगी बीवीएल, बी की जगह एच है, एच वी एल, एल इसका लेंथ हो जाएगा, वी इसकी वेलोसिटी स्लाइडिंग वेलोसिटी हो जाएगी, एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। सर्किट पूरी कर लीजिए, सर्किट पूरी करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा रेजिस्टेंस आर।
अब तो आप किरचॉफ करंट लॉ से काम कर सकते हैं। ईएमएफ आपको पता ही है, से आई करंट इज फ्लोइंग, तो आई करंट इज फ्लोइंग, तो एक सर्कुलेशन के लिए हो जाएगा आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू ई। यहाँ से करंट निकल जाएगा। अगर रॉड ए बी का रेजिस्टेंस 0 दिया होगा तो इसको 0 कर लीजिएगा, नहीं अगर दिया होगा 5 ओम या 2 ओम है तो वो है शिफ्ट कर लीजिएगा। नाउ ये जो स्ट्रक्चर था वो इसके इक्विवेलेंट हो गया, और यहाँ से आपको मिल रहा है आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू ई। यहाँ से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी ई अपान आर प्लस आर। ठीक है, तो आपको एक ईएमएफ की वैल्यू मिल गई, आपको एक करंट की वैल्यू मिल गई। दूसरा, जैसे ही ये चला तुरंत इंड्यूस करंट ने अपोज किया काज को, और काज को अपोज करते ही इसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश की, यानी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। तो फोर्स, करंट कैरिंग रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, फोर्स की वैल्यू होती है बीवीएल। मीन्स अगर सॉरी बिलाई बीएलआई, जब कोई करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी वैल्यू होती है बी इंटू एल इंटू आई। आई निकाल चुके थे आप, यानी जैसे ही हम इस रॉड को टुवर्ड राइट चलाएंगे तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स आएगा टुवर्ड द लेफ्ट जो इसके मोमेंट को सीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब करंट इंड्यूस हो जाएगी तो उस काट को अपोज करेगी जिस काट से डेवलप हुई है। अकॉर्डिंगली जो फोर्स आएगा वो फोर्स बिलाई वैल्यू का होगा, और इसको जो है इसके मोशन को सीज करने की कोशिश करेगा। सो द पावर, कितना पावर यहाँ इन्वॉल्व होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। सो दिस बिकम्स द फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पहला कैलकुलेशन ईएमएफ का होता है, दूसरा कैलकुलेशन करंट का होता है, तीसरा कैलकुलेशन फोर्स का होता है, चौथा कैलकुलेशन पावर का होता है। ठीक है, अब आ जाइए, यही प्रॉब्लम ये कई बार आई हुई है, अभी जो नई प्रॉब्लम में है इसके अदर में, तो दो प्रॉब्लम और है वो भी यही देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक रेल ट्रैक है L1, ये दूसरा रेल ट्रैक है L2, ठीक है, L1 L2 इनको दो रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ा गया है। एक हमारे पास है R1, एक हमारे पास है R2, और इन दो R1 R2 के बीच में दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 के बीच में एक रॉड AB को रन कराया जा रहा है, आइदर फ्रॉम R1 टुवर्ड R2 और फ्रॉम R2 टुवर्ड R1। अब अगर हम AB को वी वेलोसिटी से रन करा रहे हैं इधर, तो देखिए ये एरिया बढ़ेगा, ये एरिया घटेगा एंड वाइस वर्सा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास इससे कभी भी वही है कि जैसे रॉड AB स्लाइड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड में है, वैसे ही इसके क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उस ईएमएफ को आप ऐसे शो करने वाले हैं। मीन्स इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो जीरो ले लेंगे। यानी जैसे ये रॉड मूव करेगा ये एक सेल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका अपना एक रेजिस्टेंस ऑफर है, ठीक है, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, अगर नहीं दिया होगा तो जीरो कर देंगे। ठीक है, ये रॉड ए भी रिप्लेस हो रहा है बाई इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सेल ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, ई हो गया, इधर R1 है आपके पास और उस साइड आपके पास R2 है। बस सर्किट पूरी हो गई। बस अब आप फर्स्ट स्टेप ई की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो बीवीएल से लिख लेंगे। सेकंड स्टेप अगर आप आई लिखना चाहते हैं तो आप किरचॉफ करंट लॉ को यूटिलाइज कीजिए। जैसे ये सेल करंट देगा वो करंट आई ऐसे आगे बढ़ेगी ना, उससे I1 इधर गई और I2 इधर गई। आपके पास दो मेश है, एक ये है और एक ये है। आप इन दो मेसेज के लिए इक्वेशन जनरेट करेंगे। इक्वेशन जनरेट करेंगे तो दिख रहा है, ये हो जाएगा I इंटू आर, ये हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू ई। इधर आएंगे तो हो जाएगा IR I2 R2 इज इक्वल टू ई। यानी वन में इक्वेशन बनाएंगे तो वन के लिए इक्वेशन मिलेगा आपको I इंटू आर प्लस I1 इंटू R1। ठीक है, I इंटू आर
प्लस I1R1 इज इक्वल टू ई, इसका मिल गया। आई आर प्लस I2R2 प्लस I2R2 इज इक्वल टू ई, इसका मिल गया। इनको सॉल्व करते अगर, तो फाइनल रिजल्ट जो आते वो आप देख सकते हैं। अगर इनको सॉल्व करें तो जो करंट की वैल्यू आती है, मुझे याद है, अगर आपको याद हो सके तो अच्छा है, जो आई की वैल्यू आती है वो हो जाएगी ई अपान R1R2 अपान R1 प्लस R2, ये आती है करंट की वैल्यू। आई इज इक्वल टू ई नेट करंट। I1 और I2 अलग अलग करंट थी, अगर इसको दोनों को सॉल्व करना शुरू करें तो सॉल्व करने पर आएगा I इज इक्वल टू ई अपान R1 ई अपान R1R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, तो फर्स्ट था ईएमएफ, आप निकाल ले रहे थे, ईएमएफ की वैल्यू ई का हमने यहाँ ई लिखा हुआ है इज द बीबीएल, ये आया था। करंट की वैल्यू इतनी आ गई ना, जैसे ही ये रॉड मूव करेगा तुरंत इंड्यूस्ड करंट आएंगी, इंड्यूस्ड करंट उस कास्ट को अपोज करेंगे जिस कास्ट से डेवलप हुई है, ये रॉड को रॉड के मोशन को अपोज करेंगी, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अगेंस्ट फोर्स प्रोड्यूस करेंगी। फोर्स की वैल्यू जाएगी बिल्लाई, बी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, एल फॉर द लेंथ एंड आई जो करंट इंड्यूस हुई है, और तुरंत एक पावर एसोसिएट हो जाएगा फॉर मोमेंट। उतना पावर अगर हम दे रहे हैं तो ये मूव करेगा, अदरवाइज ये चीज हो जाएगा, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो भी देख लीजिए। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसे है, एक स्क्वायर है दस, जिसके एक एंड पर इन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर लगा रखा है लाइक दिस। This is AB and this is in magnetic field B. और ये आपको रेजिस्टेंसेस देंगे R1, R2, R3, R4 ऐसे दे देंगे ये। ठीक है, दिस अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं। ठीक है, इसका कंबाइंड ये बोल देंगे कि ये जो टोटल आर्म है, क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा तुरंत फ्लक्स वेरिएशन होगा, फ्लक्स वेरिएशन से करंट इंड्यूस होगी, जब करंट इंड्यूस होगी तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। आपको कैसे पता चलेगा करंट क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, रनिंग डायरेक्शन है ये, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो आपको डायमेंशन दिखेगा उस डायमेंशन को पकड़िए, इन दोनों के परपेंडिकुलर है दिस AB, मींस मैग्नेटिक फील्ड है दिस एंड मोमेंट दिया रहेगा दिस और रॉड हो जाएगा दिस। तो AB यानी कि इसमें आप रॉड AB को देखेंगे, अगर रॉड AB को देखें, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं रहा, रनिंग विद द वेलोसिटी v, तो आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, रनिंग डायरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव अप हो जाएगा, नेगेटिव डाउन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब है करंट सर्कुलेशन हो जाएगा दिस। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आगे बढ़ेगा तो तुरंत एक करंट सर्कुलेट होगी, जब करंट यहाँ पहुंचेगी तो देखिए इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फिर इन दोनों में आ जाएगी और वापस होते हुए ऐसे सर्कुलेट करते वापस आ जाएगी। इसका तो रेजिस्टेंस है, इनके सर्कुलेशन का एक रेजिस्टेंस ये बोलते हैं दैट इज आर। यहाँ जो चार आर्म है, इस चार आर्म का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं कि जब करंट सर्कुलेट करती है तो इसके अलावा वो जो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा फेस करती है वो आर है। तो फिर अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा? अगले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, दिस इज व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन का मतलब है कि अगर इसमें एक रेजिस्टेंस और ऐड कर देते तो वो नेग्लेक्ट हो जाता। फिलहाल अगर करंट ऐसे एंटर कर रही है तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर ये और ये पैरेलल हो जाएगा। मतलब इनका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकालेंगे व्हीट स्टोन से, दैट विद द आर गैस। तो नेक्स्ट केस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर, ये एक सेल की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, बीवीएल, इसका ईएमएफ बीवीएल से आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, इस ओवरऑल का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है
वो शो कर देंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर। और अब जब सर्किट पूरी करेंगे तो इधर व्हीट स्टोन से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है वो हो जाएगा आर डैश। ये सर्किट पूरी हुई। मीन्स दिस स्ट्रक्चर एज अ होल इज इक्विवेलेंट टू दिस सिंपल स्ट्रक्चर। और अब आपको पता है कि अगर आई करंट यहाँ सर्कुलेशन ले रहा है तो सिंगल मेश है, तो एक सिंगल मेश में जैसे ही सर्कुलेशन लेंगे आई आर प्लस आई आर डैश इज इक्वल टू ई पहले ही निकाल चुके थे बीवीएल, और आई की वैल्यू निकल जाएगी, फिर एफ इक्वल टू बिलाई पी इक्वल टू एफ बी, इस तरीके से आता है। थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम जो इस पर आती है इज दैट कि आप देखते हैं कि एक एरोप्लेन अगर नीचे उतर रहा है तो उस एरोप्लेन का एक विंग स्पैन है, एक रफली हम एरोप्लेन बना सकते हैं like this. This is called wingspan. This is the wingspan. ये L लेंथ का है, ठीक है। V वेलोसिटी से जिस लाइन पर चल रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला आप एज L चीज करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये L नहीं है, वेलोसिटी की लाइन पर जो लेंथ होगी, जैसे देखिए ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो लेंथ मर्ज होती है वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस लेंथ से मतलब नहीं है, क्योंकि तो इस लाइन पर प्लेन चल रहा है, इसके परपेंडिकुलर आप ये वाला एज अ लेंथ ट्रीट करेंगे। अभी ये एरोप्लेन जब उतर रहा होता है इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी तो फ्लक्स कट कर रहा होता है, अकॉर्डिंगली इसके विंग पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वैल्यू होती है बीवीएल साइन थीटा। तो अगर एक एरोप्लेन है हैविंग द विंग स्पैन एल, वी वेलोसिटी से रन कर रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रहा है, अब ये जैसे ही उतरने की कोशिश करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा, इसके विंग स्पैन पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, आप वैल्यू बी वी एल साइन थीटा। बी और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, बी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हो जाएगा, एल लेंथ हो जाएगा, थीटा थीटा क्या है, इसके चलने की डायरेक्शन। और इसके जैसे आप थीटा क्या लेते थे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का लेते थे, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक रॉड को इन अ मैग्नेटिक फील्ड लेके दौड़ते थे, अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है, तो ये थीटा लेते थे, तो ये रॉड मतलब एल हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये थीटा हो जाएगा। तो वो तो थीटा सिंपली देते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, तो आप वैल्यू पुट करेंगे। यानी एक एरोप्लेन जैसे ही लैंड करता है या मूव करता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और की मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, अकॉर्डिंगली फील्ड कट करते ही उसके विंग स्पैन पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, आप वैल्यू बीवीएल साइन थीटा। आ जाइए एडी करेंट। एडी करंट क्या है, जो आपने अभी पढ़ा, दैट इज इंड्यूस्ड करंट, दैट इज मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ। वही चीज आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉलिड मास ऑफ मेटल है, सॉलिड मास ऑफ मेटल मतलब हैविंग द वॉल्यूम, लेंथ नहीं, और ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में है जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या ये मूव कर जा रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास एक सॉलिड मास ऑफ मेटल है, एक मैग्नेटिक फील्ड में है, या तो ये सॉलिड मास ऑफ मेटल मूव कर जाए या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट हो जाए, तो इस केस में इसके पूरे वॉल्यूम में अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। पूरे वॉल्यूम में जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स व्हर्ल या सर्कुलेट करने लगते हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन। इनको हम एडी करंट कहते हैं। जब लेंथ था तो पूरे लेंथ पर रन कर रहे थे, और लेंथ पर रन करने की वजह से ईएमएफ आ रहा था, इसमें कहीं कोई ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा अक्रॉस द एंड और अक्रॉस द फेसेस, बट जो इलेक्ट्रॉन जहां है मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन की वजह से एक ईएमएफ फेस करेगा, उस ईएमएफ की वजह से फोर्स गेन होगा और वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट होगा तो एक लेंथ पे नहीं चलेगा, सर्कुलेट करेगा, अकॉर्डिंगली जगह जगह एडी। एडी का मतलब होता है भंवर, मीन्स जैसे पानी में जगह जगह व्हर्लिंग या सर्कुलेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही पूरे वॉल्यूम में जगह जगह इलेक्ट्रॉन का रोटेशन इन्वॉल्व हो जाएगा,
अब इस करंट को आप यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंटेंस हीटिंग में काउंट होंगी, इनको एडी करंट कहते हैं। यानी जब हम रॉड ऑफ लेंथ एल ना लेकर के एक वॉल्यूम लेते हैं सॉलिड मास ऑफ मेटल का, और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो उस केस में पूरे वॉल्यूम में जो करंट क्रिएट हो जाती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम एडी करंट कहते हैं। इन एडी करंट की वजह से हीटिंग होती है। इस हीटिंग की वजह से जो क्वाइल है या जो मेटेलिक बॉडी है वो ओवर हीट होकर मेल्ट कर सकती है। इससे बचने के लिए इसकी स्लाइसिंग कर देते हैं, इसको पतले पतले स्लाइस में कट कर देते, तो इसका नाम रखते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर। इसको पतली पतली स्लाइस में कट कर देंगे, तो जो मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक साथ रोटेट किए थे वो अलग अलग स्ट्रिप्स में पड़ जाएंगे। अकॉर्डिंगली अब वो कंबाइंड उतनी हीटिंग, मीन्स पहले एक साथ रोटेट करते इन अ वॉल्यूम तो ओवरऑल हीटिंग काफी ज्यादा होती, अभी क्या होगा कि अलग अलग स्ट्रिप्स में होंगे, तो इस तरह से वो उतनी हीटिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे जितने की वॉल्यूम में एक जगह क्रिएट करते। तो हम सॉलिड मास ऑफ मेटल को सॉलिड मास ऑफ मेटल ना लेकर के पतली पतली स्लाइसेस में स्ट्रिप्स में स्लाइस कर देते हैं, और प्रॉपर इंसुलेशन के साथ वन अबाउट द अदर रखकर इनको एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, सो दैट जो एडी करंट्स होती हैं उनके हीटिंग को हम रोक सकें। जब ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे, चोक कॉइल हम पढ़ेंगे, तो देखेंगे वहां आयरन का यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने के लिए, और जब वहां कहीं भी करंट इंक्रीज या डिक्रीज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से उनके पूरे वॉल्यूम में एडी करंट जनरेट हो जाएंगे जो सर्किट को हीट करेंगे। इससे बचाने के लिए उन्हें हम लैमिनेटेड आयरन कोर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जहां जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करना है या आयरन का इस्तेमाल करना पड़े, वहां वहां हम लैमिनेटेड आयरन कोर का इस्तेमाल करेंगे। आ जाइए इंडक्टर। जब आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो एक रेजिस्टेंस आया था मेटेलिक वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक कैपेसिटर जिसमें आप डेफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वापस ले सकते हैं, कैपेसिटर। और अगर आप स्ट्रेट वायर को टर्न्ड वायर में कन्वर्ट कर दें, कॉल्ड कोवाइल्ड वायर या सोलेनॉइड कह लीजिए, तो इसको आप इंडक्टर कहते हैं। यानी एक मेटेलिक वायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, चार्ज स्टोर करते हैं तो कैपेसिटर होता है, और मेटेलिक वायर को अगर टर्न्ड कॉइल में कन्वर्ट कर ले तो इसको इंडक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस आर से जानते हैं, इसकी वैल्यू कैपेसिटर सी से जानते हैं, इसकी वैल्यू इंडक्टर एल से जानते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। इससे आप करंट को लिमिट कर सकते हैं, इससे आप करंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और ये सेल्फ इंडक्शन के थ्रू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट को कंट्रोल करता है। मींस करंट बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देगा, करंट घट रही है तो घटने नहीं देगा, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप लेते हैं आई इंटू आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं क्यू बाई सी, इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं आप एल डी आई बाई डी सी, where L was the coefficient of self induction। इसकी जो एनर्जी होती है वो लिखते हैं आई स्क्वायर आर, एनर्जी मतलब पावर, पावर होता है ना, वोल्ट पावर इक्वल टू वी आई, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आई स्क्वायर आर, यानी पावर जो होता है आई स्क्वायर आर टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो पावर होता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। आप एनर्जी की बात कर लीजिए, एनर्जी एनर्जी हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप